बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत में जावेद मसूद ताहिर भट्टी एक बार फिर। नाज़रीन, आजकल बजट पे बहस जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बजट जो है वो फाइनल अपनी शक्ल इख्तियार करेगा। तो इस पे हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ जनाब मोहतरम रहमतुल्लाह वज़ीर साहब हैं, जो सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं और अब रिटायर होने के बाद मुल्की मामलात पे ये इनके प्रोग्राम आते रहते हैं और ये नज़र रखते हैं मुल्क की माशी, सियासी और जो हमारे मसाइल हैं उन पर नज़र रखते हैं। तो मैं जनाब रहमतुल्लाह वज़ीर साहब से कि आप क्या समझते हैं कि ये जो आजकल हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा से होती रही है, असेंबली में जब बजट का इजलास होता है तो इस पे किस्म की असेंबली में गड़बड़ भी होती है, बहस मुबासा भी होता है, लेकिन आजकल बड़े पॉजिटिव जो हमारे मेंबरान हैं असेंबली के, वो इस पे अपनी आरा का इज़हार कर रहे हैं। हम भी अपना शेयर इस पे करना चाहते हैं कि असेंबली में बजट पास होने से पहले हम कोई जो भी प्रपोजल दे सकें बेहतरी के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतर प्रपोजल इस वक्त दी जा सकती हैं कि जिसको बजट में लाया जा सके? टाइम तो बड़ा महदूद है, फाइनल हुआ होगा जो भी हमारी बजट प्रपोजल्स हैं और वो फाइनेंस एक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो आप क्या प्रपोजल देना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सर। बुनियादी तौर पे तो सर जो इन्होंने बजट डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें हमारे बिजनेसमैन के लिए भी बहुत कुछ है, हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ है और हमारी जो जाहिर है जो हम चाहते हैं कि मुल्क में जो हमारी जीडीपी है उसमें इजाफा हो, जाहिर है उसमें भी काफ़ी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होंगी। लेकिन जो बुनियादी प्रपोजल में है, खासकर मैं समझता हूँ कि अगर हम टैक्सेशन के जो मौजूदा प्रपोजल में है, जो फाइनेंस बिल है उसमें देखा जाए तो एक सेक्टर जो हमारे यहाँ रिटेल और होलसेल का है, ये तकरीबन हमारी जीडीपी में 16% है इनकी कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो हमारा टैक्स है वो इनसे सिर्फ 2% आता है, बहुत कम आता है। हमारी जो इंडस्ट्री है जैसे उसकी 18-19% है, वो तकरीबन 55 से 60% जो है टैक्स में उसकी कंट्रीब्यूशन है। हमारी सर्विसेज की जो ओवरऑल सेक्टर है उसका 58% है जीडीपी में ग्रोथ में उनकी कंट्रीब्यूशन, लेकिन उनका कलेक्शन में कोई 32-33% आता है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार को इनका ऑटोमेशन का निज़ाम है उसमें रियल टाइम में इसको कनेक्ट करें। ये जो वो है रिटेलर्स हैं और होलसेलर हैं और इनकी जो रियल टाइम में इनवाइस है, इनके पास जो कस्टमर आता है, जो टैक्स होता है उसमें सेल टैक्स भी चार्ज करें और सेल टैक्स का जो रेट है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जो स्टैंडर्ड रेट से 17% है, उसको कम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में टैक्स के निज़ाम में बहुत बड़ी बेहतरी लाई जा सकती है। साथ साथ इनका जो बिजली के बिल में टैक्स है वो उसको ख़त्म किया जाए, इसलिए कि वो बिजली के जो बिल में टैक्स आता है वो बिजली वाले जो हैं उसको एडजस्ट करते हैं, उसमें बिल प्रैक्टिस भी हैं, उनको ख़त्म करके और एक ये जो रेट है वो उनमें लगाया जाए, जो नॉर्मल रेट है मसलन 17% है उसको 12 या 14% करके और रिटेलर से टैक्स लिया जाए। तो और होलसेलर को इसी तरह कनेक्ट किया जाए ऑटोमेशन में। तो मैं समझता हूँ हमारे जो टैक्स के निज़ाम में बहुत बेहतरी हो सकती है। दूसरी ये कि इन्होंने जो हमारी टोबैको इंडस्ट्री है उस पे उन्होंने टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया। जो लोअर टियर है वो उसमें 1650 रुपए है 1000 सिगरेट के पैकेट पे, जहां जो उनकी वैल्यू है अगर 5960 से या 5960 से सिर्फ 1 रुपए भी कम हो जाए और जबकि जो 5960 है उस पे जो उसका रेट है वो 5200 रुपए है।
तो इतना बड़ा फर्क है। मैं समझता हूँ कि जो नीचे वाला टेयर है इसको बढ़ाने की जरूरत है। 1650 की बजाय इसको 2200 की करना चाहिए। तो ये तो टैक्सेशन के निज़ाम में मैं एक जो बेहतर सिस्टम जो मैं समझता हूँ कि 2 पॉइंट इन्होंने शायद इग्नोर किए हैं। इनको इस तरह अगर किया जाए तो इनके पास टैक्स रेवेन्यू में खातिर खा इजाफा होगा। दूसरी जो आम चीज है, जो अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी में देखें सर, तो हमारी इकोनॉमी में एक वो है कि ये इन्होंने जो मौजूदा बजट है, इसमें जो हमारा डेट है जो बहुत ज्यादा बड़ा है और तकरीबन 38,000 अरब के करीब है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो डेट है। और ये बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, 85-87% तक हमारी जीडीपी पहुंच चुका है। इसको 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 कोई रिटायरमेंट का निजाम इनको वजह करना चाहिए था। और ये इन्होंने जो इस बजट में टोटली इस सिस्टम को इग्नोर किया है। यानी एक तो जो इसका जो बजट है यानी रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का है, उसमें उन्होंने कहा है कि 3,990 अरब का जो फिजिकल डिफिसिट होगा उनको उन्होंने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं कि वो किस तरह में ब्रीच करना है। लेकिन असल मसला हमारा है जो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने का। हमें बाहर के मुल्कों को, IMF को, डोनर एजेंसीज को, मुल्कों को हर साल कोई 12 अरब और 16 अरब डॉलर के दरमियान देना होता है। इसके लिए बजट में निजाम नहीं वजह किया गया कि किस तरह ये इसको पूरा करेंगे। दूसरा ये कि जो डोमेस्टिक हमारा डेट है उसमें भी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हमारी बहुत बड़ा चंक जो हमारे बजट डॉक्यूमेंट से बाहर होता है प्रिंसिपल अमाउंट की मैं बात करता हूँ, डेट सर्विसिंग और मार्कअप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर उसके लिए उनको बजट में कोई निजाम करना चाहिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रिटायर करने की जो हमारा डेट है तो हमारे इस जमाने में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने भी, नवाज शरीफ ने भी ये डेट्स को एडजस्ट करने के लिए लोगों से मदद ली और वो कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ तो सिस्टम उन्होंने दिया। अभी तो कोई, जैसे आप फरमा रहे हैं, कोई मैकेनिज्म इसको किस तरह से खत्म किया जाएगा, ओपनली यानी उसको फरोग नहीं दिया गया। यकीनन ये तो होता है इकट्ठा करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह से इसको क्या प्रपोज करेंगे कि ये जो इसके लिए क्या फिक्स प्रोग्राम बनाया जाए, कोई हर बजट में या बजट के इंटरम कोई देगे प्रोग्राम कि इसको किस तरह से प्रिंसिपल अमाउंट को खत्म करें और जो हमारे उस पर इंटरेस्ट है उसको भी किस तरह से इक्विलेट किस तरह से करें। तो निज़ाम जो है वजह करना चाहिए। एक तो ये सर कि जो हमारे तकरीबन 190 के करीब हमारी मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और जो ज़्यादातर लास्ट में चल रहे हैं, मैं समझता हूँ सर कि उनको हमें प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है और हुकूमत को ये इंश्योर करना चाहिए जितने भी ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो लास्ट में चल रही हैं या जो दूसरी हैं उनको हम बेच के और सिर्फ उनका जो शेयर्स भी बेच रहे हैं जो गवर्नमेंट के पास जिनकी शेयर होल्डिंग है या PSO है या दूसरे इदारे हैं, तो वो सिर्फ उनका जो प्रोसीड है गवर्नमेंट इंश्योर करें कि वो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसीड आएगी वो सिर्फ इस लोन को रिटायर करने के लिए इस्तेमाल हो। और दूसरी बात ये कि सर जो रिवेन्यू इन्होंने रखा हुआ है, रिवेन्यू में इनको चाहिए जो डेट रिटायरमेंट के लिए एक अमाउंट ये मार्क करना चाहिए था। उन्होंने ना कोई अमाउंट ये मार्क किया है कि जी हमने कोई डेट भी रिटायर करना है, कोई प्रिंसिपल डेट भी रिटायर करना है, कोई हमारे पास निजाम नहीं। कोई फिक्स अमाउंट पे ले जाए इसको किसी लेवल पे और हम कहाँ से इसको करके और फिर एक फिक्स मैकेनिज्म बना जाए। मैकेनिज्म की सर जरूरत है और अशद जरूरत है, वरना ये बजट में हर साल इजाफा होगा और इसमें इस साल की जो फिजिकल डिफिसिट है वो आगे साल में ऐड होता जाएगा। तो बजट जो है मसला कि इस वक्त हमारा 38,000 है, 4,000 और अरब हो जाएगा तो ये 42,000 अरब हो जाएगा, तो ये बचा जाएगा। और ये जो हमारी हम लोन दे रहे हैं इस वक्त, जो डोमेस्टिक लोन दे रहे हैं और एक्सटर्नल लोन दे रहे हैं, उनके लिए भी हम बदकिस्मती से लोन ले रहे हैं।
फॉरेन भी लोन ले रहे हैं, $16 बिलियन इस दफा इन्होंने रखा है, जो जुलाई से फिस्कल ईयर शुरू होता है, जुलाई से इन्होंने हुकूमत ने रखा है कि $16 बिलियन हमने एक्सटर्नल डेट लेना है। तो जाहिर है सर, अगर इसमें हमारा एक्सटर्नल डेट 116 अरब है, तो 16 और ऐड होगा तो $132 बिलियन पे पहुंचेगा। इसी तरह जो डोमेस्टिक है उस पर भी इजाफा होगा, और जो डोमेस्टिक का लोन वापस कर रहे हैं, जो स्टेट बैंक का लोन है या कमर्शियल लोन है, उनको वापस करने के लिए मजीद लोन ले रहे हैं। तो एक्चुअली तो डेट रिटायर नहीं हो रहा, क्योंकि और लोन उसमें ऐड अप होता जाएगा। और दूसरा ये शायद आप कर रहे हैं कि जो सपोक बांड है या कोई इंटरनेशनल बांड जारी कर रहे हैं, जिससे भी लोन आएगा, अल्टीमेटली तो बांड मैच्योरिटी के बाद वो भी, तो उसमें भी यही बात होगी, उसमें भी पेमेंट का मामला होता है। तो सर, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है डेट का पाकिस्तान की इकॉनमी पे। और अगर इन्होंने ये जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है अगर ये हुई, और हमारी टैक्स रिवेन्यू अगले 4-5 साल 10 साल में बढ़ी, और वो इतनी बड़ी कि हमारे जो अखराजात हैं, इस वक्त हमारा डेट सर्विसिंग का अखराजात बहुत बड़ा है, तकरीबन 3000 अरब के करीब है, और हमारा 1340-1360 अरब है। तो ये दो बड़े हैं। उसके अलावा जो बाकी हमारे अखराजात हैं, जो करंट एक्सपेंडिचर है, हमारे पेंशन का है 480 अरब, तो के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट होती बढ़ती जा रही है। और सैलरियां हैं, बाकी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हैं, पूरे जो हमारे मुख्तलिफ इदारों के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। तो ये सर हमें इसके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा, अपने अखराजात में करना पड़ेगा, रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। रेवेन्यू में हमारा देखना चाहूँ, जैसे ये हमारे पिछली गवर्नमेंट ने जो मेगा प्रोजेक्ट बनाए, मेट्रोज और ये जो ये था, आप क्या समझते हैं इसका अल्टीमेट इससे इनकम होगी? अभी तो लास्ट में कई चीजें जा रही हैं ना, मेट्रो वगैरह, अगर इसमें स्फेयर्स बढ़ा के किसी तरह से करके ये इनकम का जरिया बन सकते हैं कि जो फाइनली जाके कि हम इससे कुछ अचीवमेंट कर सकें, मजीद इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो और लोगों की डेवलपमेंट भी हो। ये मेगा प्रोजेक्ट से कोई बढ़ा सकते हैं हम अपने जीडीपी रेट को, और इस तरह से जाके हम अपने कर सकें इनकम से। जाहिर है उसको तो जीडीपी में तो आ जाते हैं, लेकिन जहां मसलन अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का वो है, और उस नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक डिविडेंड आता है, मसलन शेयर्स हैं पीएसओ के। अब पीएसओ का गवर्नमेंट के पास 20 का शायद 75-80% या शायद इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है। अब उन शेयर्स का जब गवर्नमेंट के पास डिविडेंड आएगी, तो डिविडेंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, और चूंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू विजिबल पूल में नहीं जाता, वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में रह जाता है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। इस दफा उन्होंने कहा है कि हमारा 2000 के करीब नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, जिसमें 600 अरब ये कह रहे हैं कि हमारा जो वो है पेट्रोलियम लेवी है, इससे 600 अरब आएंगे, और बाकी कोई 400-500-600 अरब है वो स्टेट बैंक होती है, वो भी इनके पास आती है, वो भी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है। और उसके अलावा डिविडेंड है, और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से भी 300-400 अरब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सर कि ये चीजें जो हैं, ये गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, करंट एक्सपेंडिचर है, और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड है, वो लोन में इस्तेमाल करना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, चूंकि सूबों को नहीं जा रहा, जो एडीआर की रेवेन्यू है उसमें 57.5% सूबों को चला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 42.5% रह जाता है। तो इस वक्त जो हमारे सूबे हैं वो यानी फाइनेंशियली वो ऑटोनोमस सूबे हैं, उनको जरूरत नहीं है, और सूबे कुछ सरप्लस भी देते हैं। पंजाब वाले शायद 200-250 अरब का उन्होंने कमिट किया था कि साल वापस करेंगे, और सरप्लस जो है वो सरेंडर करेंगे। सिंध ने पिछले साल 54 अरब किया था, इस दफा तो शायद के पास में फाइनेंसिंग है उनकी। खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने अगले साल का जो बजट पेश किया है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास सरप्लस कोई नहीं होगा। हालांकि सूबों ने जो 7th NFC अवार्ड
उसमें सूबों ने ये कमिट किया था कि वो सरप्लस सरेंडर करेंगे और अच्छी खासी जो इनके पास सरप्लस होना चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी रेवेन्यू भी है और फेडरल गवर्नमेंट से इनके पास अब मेजर चंक आता है 7 के बाद में। तो और अपना भी जो उनका सर्विसेज है तकरीबन 400 के करीब सर्विसेज हैं जिन पे टैक्स लगाना, इनडायरेक्ट टैक्स लगाना सूबों का काम है और वो फेडरेशन के पास नहीं है ये सर। और वो उनको सूबों को चाहिए कि वो भी सरेंडर करें। अब इस दफा उन्होंने बजट में कहा 500 अरब पैसे से सरेंडर करेंगे, लेकिन सूबों ने जो कहा उन्होंने कहा कि हमारा फिजिकल कोई देखना होगा कि अगला साल जो है चलेगा। मुझे तो ये जो इनका फिजिकल डिफिसिट बता रहे हैं ना जी, ये फेडरल गवर्नमेंट, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि ये सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, बहुत अशद जरूरत है। इनके अपने सूबे जो पीटीआई की हुकूमत है, जहाँ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। 500 अरब सरप्लस इसके बाद नहीं आएगा अगले साल, तो ये इनके लिए इनको मजीद लोन लेना पड़ेगा, जिसको उन्होंने फिजिकल डिफिसिट का कहा है कि ये 3,990 अरब है। तो इसको भी पूरा करने के लिए, क्योंकि इन्होंने सरप्लस भी इसमें शामिल किया है, तो सरप्लस को अगर आप निकाल लें तो मजीद 500 अरब और लोन लेना पड़ेगा सर इनको। तो मैं समझता हूँ सर कि ये बहुत ज्यादा के लिए तशवीश की बात है कि जो सूबे है और फेडरेशन है, इनके पास बजट के मामले में भी कोऑर्डिनेशन का भुगतान है। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और सूबों को चाहिए कि चूंकि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उनकी कमिटमेंट थी कि ये सिस्टम हम इस तरह चलाएंगे कि सरप्लस को हम वफाक को वापस करेंगे टाइमली, ताकि वफाक की जो जरूरियात होंगी और वो उससे पूरी होगी, डेट रिटायरमेंट भी दूसरा काम होगा वो उससे पूरा होगा। लेकिन सूबों ने जी बल्कि मैं ये समझता हूँ सर कि थोड़ी सी और प्रपोजल लेते हैं कि ये अगर लोकल गवर्नमेंट लेवल पे भी ये टैक्सेशन को ट्रेंड करके लोगों को, और ये पॉजिटिवली वहां से भी कलेक्ट करके वेलफेयर के लिए भी काम किया जाए और वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करके सुबह तक आया, सुबह फेडरेशन सरप्लस करके ऊपर भेजे। लेकिन जो नजर नहीं आ रहा, ये भी प्रपोजल होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट की है। ये जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक है, स्वीडन में सर हमने देखा कि उनका जो लोकल गवर्नमेंट है और उनकी काउंटी यानी आप और फेडरेशन का, तीनों का मिला के ये तकरीबन 46-47% टैक्स रेट था। तो लोकल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी चंक कंट्रीब्यूट कर रही थी। हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को कोई जिम्मेदारी नहीं है और लोकल गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है सर। तो मेरा ये ख्याल है सर कि जो हमारे 138 पाकिस्तान में 138 डिस्ट्रिक्ट है, अगर तो लोकल गवर्नमेंट जो 3rd ईयर है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है, इसको वायबल बनाया जाए। और सर ये जो जैसे हमारा है ना सर नेशनल फाइनेंस अवार्ड, इसी तरह अगर हम डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अवार्ड बनाए, जो सूबों को पैसा आए वो डिस्ट्रिक्ट को उनकी आबादी के लिहाज से, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी के लिहाज से और उनकी जो बैकवर्डनेस है, जैसे वहां एनएफसी में हमारी क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हर डिस्ट्रिक्ट में आया तो सर ना कोई सूबा बनाने की बात करेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो जाएगा। आप ये सर कि इससे बेहतर कोई निजाम नहीं होगा अगर ये करें। लेकिन ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, चूंकि वो समझते हैं कि बजट उनके हाथ में होना चाहिए, उनको फंड इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट में या हमारे म्यूनिसिपल में या हमारे मेट्रोपॉलिटन में या हमारी लोकल लेवल पे, तहसील और उसके लेवल पे, वो बहुत होगा। बहुत खूबसूरत बात आपने बताई, इसको करने की जरूरत है। और इस वक्त पाकिस्तान में हर आदमी ये समझता है कि जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो सिर्फ इस्लामाबाद में बैठी है। हालांकि सर हमारी आर्टिकल 7 कहता है कि रियासत में फेडरल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है फेडरल की,
उसके बाद नेशनल असेंबली और सेनेट है, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल असेंबली है और लोकल गवर्नमेंट है और एनी अदर लोकल अथॉरिटी लेवीज सेल्स टैक्स आर सेस। जो लोकल गवर्नमेंट है ये भी रियासत की डिफिनेशन में शामिल किया है। तो ये भी टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स लेवी करना है, जमा करना है और अपने उसको भी चलाना है, मुल्क को भी चलाना है, उनको अपने लोगों की खिदमत भी करना है और उनको पैसा भी मिलना है। जितना भी पैसा आए 300-400 अरब वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो तो कोई मसला नहीं रहेगा सर। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हर डिस्ट्रिक्ट को देने की जरूरत है पाकिस्तान में। कराची सूबे को कोई बात नहीं करेगा अगर यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट को फंड मिले, फैसिलिटेट करता है 200-300 अरब का डेवलपमेंट बजट हो वो हर डिस्ट्रिक्ट को मिल जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम होगा सर? कोई इशू नहीं होगा, ऊपर पर जाएगा उसका बेनिफिट। हम अपने डेट भी क्लियर कर सकेंगे नेशनल लेवल पे भी, हम अपना डिफेंस को भी इस तरह से नीचे से जब आएगा लोगों को इंटरेस्ट पड़ेगा तभी हम जाके उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। और ग्रास रूट लेवल पे लोगों की खिदमत हो सके, लोगों के जाएगा। इस वक्त तो ऊपर घर जो है ना सर कोई पता नहीं चल रहा। जब लोकल काउंसिल में आएगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आएगा, लोकल काउंसिल में आएगा, तहसील काउंसिल में आएंगे पैसे तो फिर पता चलेगा कि वहाँ किसको क्या सड़क की जरूरत है, पगडंडी की जरूरत है, पीने के पानी की जरूरत है और साफ ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत है, सोशल वेलफेयर में किसी का होता है, एजुकेशन की जरूरत है, हर हो सकता है, अस्पताल बनाने की जरूरत है। तो ये सर एक बुनियादी चीज है जो दुनिया में है, हमारे में नहीं है। हमने लोकल गवर्नमेंट को कभी भी सही न एम्पावर किया, न कोई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी, न उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी और कभी भी सही मानों में ये हुकूमत काम नहीं कर सकता। जितने भी कंट्रीज हैं जैसे चाइना, रशिया, वहाँ भी उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे नीचे लोकल गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्रूव किया लोगों को और उनका पार्टिसिपेशन हुआ तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचे। हर मुल्क में जैसे पेरिस सिटी में 15-16 से ज्यादा सिटी के अंदर ही उनकी लोकल काउंसिल्स हैं जो अपना बजट खुद कलेक्ट करती है, खुद ही वहाँ अपनी डेवलपमेंट की। इवन लंदन में भी ये पोजीशन है। तो काउंटी सिस्टम और ये जो लोकल हमें इसको भी फरोग देना चाहिए और ये भी इसको, क्योंकि कभी इसका कम भी जिक्र होता है कि ये लोकल अभी इतना अर्सा हो गया इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि उनको हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब आगे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के जरिए दोबारा फिर बहाल हुए और अभी भी उनके पास वो इस्तेमाल नहीं है जो होना चाहिए। तो बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है कि लोकल गवर्नमेंट लेवल को भी इस पे खास तौर पॉलिटिकल सिस्टम में इम्प्रूव किया जाना चाहिए इसको और फिर उसको बजटरी लेवल पे भी लेके आए, फाइनेंस पे भी शामिल करें इसको। तो आप क्या समझते हैं सर, अब ये जो बजट पास होगा उसके बाद ये स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चांस देखते हैं या जैसे हमारे यहाँ नजर आता है कि अफरा तफरी की फजाई रहती है, ये रहेगी? सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो जाहिर यही है कि जो हमारी वो है पोलराइजेशन है वो तो है, वो जैसे हमने पार्लियामेंट में पहली दफा देखा बहुत खतरनाक हद तक वो पोलराइजेशन बढ़ी। बाद में थोड़ी सी विजडम आई, कुछ प्रेगमेटिज्म डेवलप हुई पार्लियामेंटेरियन के अंदर और उन्होंने कुछ बाद में जो डिस्कशन की वो बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई और मैं समझता हूँ कि आगे भी जो जमहूरियत है और सियासत है ये नाम नहीं विजडम का है, प्रेगमेटिज्म का है, एक दूसरे के पॉइंट सुनने का है, एक दूसरे के पॉइंट का है। अगर एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो बहुत बड़ा झटका लगेगा हमारे को। तो हमें हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए कि वो एक दूसरे की बात सुने भी, जो जायज बात है उसको अकोमोडेट भी करें और जहां ना जायज वजीर आजम और अपोजिशन का लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर रोजाना काफी भी पिए, रोजाना उठे बैठे भी, लेकिन जहाँ उसूल की बात है उसूल पे बात में कम्प्रोमाइज न करें। लेकिन अच्छे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सर, हमारे मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जमहूरियत की बात भी नहीं आई
उसकी वजह ये है कि लीडर ऑफ उधर उस तरफ देख रहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन उस तरफ देख रहा है। दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और जो मुल्क के मफाद, कौमी मफाद की बात है करनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो उनके वर्कर्स हैं वो इसी तरह एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें, उनके पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे से मिलें, सूबाई लेवल पे, फेडरल लेवल पे, और एक दूसरे के साथ उठे भी, खाना भी खाए, चाय भी पिए। लेकिन जहाँ मामला है हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ओके, FIA का मामला है, हम उनको इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और जहाँ मुल्क के मफाद में है कि मुल्क के कवानीन बनाने चाहिए, लेजिस्लेशन हो जो मुल्क के मफाद में हो, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करें कि जो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस है ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी बात है मुल्क का। कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेंसस डेवलप करके 2/3 मेजॉरिटी सब मिल जाएंगे तो 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, और ये बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट वाइज करने की, और ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। दुनिया में यही ठीक है सर, और कोई प्रपोजल देना चाहे फाइनल? इंशाल्लाह ये आइंदा प्रोग्राम में आते रहेंगे हम। हमारा नौजवान इस वक्त 13 करोड़ नौजवान है पाकिस्तान। कोई जो हमारे चाहे वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, उनको कोई इनोवेशन सेंटर बनाने चाहिए, कोई IT के सेंटर बनाने चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, और इनको ट्रेन करके हमें बाहर भेजना चाहिए। इस वक्त दुनिया में जो मगरिब है और दूसरी तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, गैर तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ औरतों ने बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया। हमारे यहाँ सिर्फ नौजवान आबादी है, वहाँ की आबादी बूढ़ी हो गई है। तो हमें अपने नौजवानों को 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का ट्रेनिंग देना चाहिए। यूरोप में, नौजवानों की बड़ी कमी है, वहाँ कारखाने चलाने के लिए, वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए, वहाँ होटल बनाने के लिए, वहाँ बिजनेस चलाने के लिए तो हमारे नौजवानों की जरूरत है। अगर हम सिर्फ 13 करोड़ नौजवान इस वक्त है पाकिस्तान की आबादी में, दुनिया की किसी मुल्क में इस रेटो से नौजवान नहीं है। 13 करोड़, अगर 1 करोड़ भी हम अगर 1-2 साल में भेज रहे हैं बाहर, तो हमारी जो इस वक्त $29 बिलियन आ रहे हैं, ये $100 बिलियन हो सकते हैं। नौजवानों का खजाना अगर इस्तेमाल किया हुकूमत ने, और बजट में भी कोई चीज इनके लिए रखते कि ये जो हम सेंटर बनाए, वोकेशनल सेंटर बनाएंगे, कोई IT के सेंटर बनाएंगे इंडिया में, घर से कंप्यूटर पे, अमेरिका में बैंकों को, कॉर्पोरेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करके वहां से लाखों डॉलर कमा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। हमारे नौजवान की नहीं है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी चाहिए, IT सर्विसेज। अगर हम वहां के लोगों से तो इसमें बिलियन ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। घर में नौजवान बैठा है और घर से ही देगा दुनिया को। तो मैं समझता हूँ सर कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में बड़े बड़े खजाने हैं, जमीन के अंदर मैं समझता था कि इस दफा हुकूमत को एक बड़ा कॉर्पोरेशन बनाना चाहिए, एक इंश्योरेंस बनाना, एक बड़ा जो है कंसोर्शियम बनाना चाहिए था। जो जमीन के नीचे खजाना है उसमें ज्यादा सब्जेक्ट है, तो प्राइवेसी का कोई कैपेसिटी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के मुल्क में से सोना है, तांबा है ट्रिलियन ऑफ डॉलर का, नीचे चांदी है, हमारे पास गैस है, पेट्रोल है, हर चीज है। सिर्फ ये जो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने वाले मिनरल्स है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, लिथियम है, और ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है। बाकी तमाम जो मिनरल इख्तियार है वो रिलेवेंट प्रोविंस का है, जिसके अंदर वो मिनरल सिचुएटेड है, जिसके अंदर वो मिनरल है। तो सोबों के साथ एक 10-15 बिलियन डॉलर से मेरा ख्याल था कि कंसोर्शियम बनाना चाहिए था वफाकी हुकूमत को, ताकि ये मिनरल्स को निकालें। सोबे नहीं निकाल सकते सर, और हमें
बाहर की कंपनी को ये ठेका नहीं देना चाहिए। हमारा बड़ा तल्ख तजर्बा है रेकोटेक में, वो उन्होंने 80% हमारा लेना था, $1 बिलियन का सोना है हमारे पास, उसमें उन्होंने $320 मिलियन का कहा था कि हम आपको देंगे। 80% ये लोग बाहर ले जाते हैं। हमारी अपनी कंपनी होनी चाहिए जो तमाम और अपने बेहतरीन इंजीनियर दुनिया भर से ले आए, इंजीनियर्स ले आए, साइंटिस्ट ले आए, अमेरिका से ले आए, कंपनी अपनी है सर, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रपोजल है। अगर गवर्नमेंट ये 4-5 दिनों में ये कंसोर्टियम बना सकती है लोगों के साथ मिलके और इसके लिए फंड एलोकेट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ये खजाना मादनियात का ये भारी है दुनिया पे, दुनिया ने अपने खजाने इस्तेमाल किए, टेप कर दिए, एग्जॉस्ट कर दिए, हमारा ऐसी इंटेक पड़ा हुआ है सर, अनयूटिलाइज पड़े हुए खजाने। पाकिस्तान को ये हमारी खुशकिस्मती भी है और माजी में बदकिस्मती भी है कि हमने नहीं इस्तेमाल किया। अब अगर हम इस्तेमाल करेंगे दुनिया में एक अजीम मुल्क बनाने से पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। खजाने इस्तेमाल करें, सिर्फ सूरज की रोशनी इस्तेमाल करें। अगर सोलर, आज इंडिया वाले सोलर एनर्जी से 80,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं सर। एनर्जी के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की सोलर एनर्जी हम साल का बना सकते हैं, जो हम अपने कारखाने चला सकते हैं, हम अपनी गाड़ियां चला सकते हैं, कमर्शियल गाड़ियां, और दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर। हमारे यहाँ 5 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है, हमारी जरूरत 22,000 मेगावाट की है। हम अगर ये कर रहे हैं और ये सस्ती है, इंडिया में 2 रुपए की है सर यूनिट, हमारी बिजली 22 रुपए तक यूनिट पहुंची है। ये जो फ्यूल वाली है, गैस और पेट्रोल फर्नेसाइड वाली बिजली है, और ये 22 रुपए पे पहुंची है सर पहले वाली। तो हम अगर अपने मुल्क में, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है इसके लिए, हुकूमत ने इसके लिए ग्रीन एनर्जी के लिए नहीं किया, इसको हमारा इतना अच्छा डेयरी निजाम है, इस पे अगर हम इसको बिजली का वो लगा के और इसको बढ़ा सकते हैं, लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं। प्रोविंसेस को भी ये बताया जा सकता है कि किस तरह ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, खजाना है सर, खजाना है। सरताज अजीज साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान में ज़राअत में 3 गुना हो सकता है, क्योंकि इंडिया वाले हमसे 3 गुना पर एकड़ पैदा कर रहे हैं, हमारा 3 गुना हो सकता है। आज 7,500 हमारा है, तो ये, और इस दफा की जीडीपी में तो 8,600 अरब है एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन, तो 8,600 को अगर 3 गुना कर दें तो ये तकरीबन 26,000 अरब हो जाता है। तो हमारे यहाँ न गुर्बत होगी और ना हमारी तरक्की को कोई रोक सकता। अगर हम सिर्फ अपने एग्रीकल्चर को, तो कितने खजाने गिनते हुए थक जाएंगे। पाकिस्तान को बढ़ाए जा सकते हैं एग्रीकल्चर पे प्लानिंग वो पाकिस्तान एक अजीम रियासत बनेगी, इंशाल्लाह बनेगा। हमेशा दुआ वो भी ये आराम देते रहते हैं, और इंशाल्लाह। तो आज हम मेरा ख्याल है कि इन्हीं कंक्लूडेड रिमार्क्स के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फिर हाजिर होते हैं। तो बड़ी मेहरबानी सर आपसे, इंशाल्लाह ये जारी रखें। थैंक यू।